So I welcome you all in our very first class, which is under AEXT 5111. तो जो कोर्स आप लोग इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे AEXT 5111 वो है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल क्लास है। इसके माध्यम से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है। लेकिन उसके पहले आप लोगों को समझना आवश्यक है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने एडमिशन लिया है उस यूनिवर्सिटी के मेन फंक्शंस क्या है, मुख्य कार्य क्या होते हैं, और उनके इस यूनिवर्सिटी के कार्य के माध्यम से ही आप लोग समझ पाओगे कि एक्सटेंशन क्या है। तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट को समझने में मदद करेगा। तो यहाँ पे जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे एडमिशन लिए हैं IGKV, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो वैसे ही हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो टोटल एग्रीकल्चर के फील्ड में 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती है। एक है एसएयूज़ का मतलब होता है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। एक होता है आपका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ का मतलब ये होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो इटसेल्फ यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं। जैसे IARI का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ऐसी मुंबई में एक है आपका सीफे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। तो ये जो 4 आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने अपने फील्ड में बहुत ही स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, इस वजह से उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ कहलाता है, ठीक है ना। वैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी, जैसे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का मतलब क्या हो गया कि कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होगा, वैसे कुछ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी है जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखें तो टोटल 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें एक हमारा भी है IGKV। 4 आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, वैसे ही 4 आपके सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्लियर है। आवर यूनिवर्सिटीज़ SAU, जैसे मैंने बताया अभी कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है IGKV वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। अब हम बात करें इसके फंक्शंस क्या होते हैं, जो भी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे फिर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो, इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसके मेन फंक्शंस ये 3 होते हैं, टीचिंग या एजुकेशन विंग, और इसके जो फंक्शंस है उसको हम बोल सकते हैं 3 विंग्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। And these 3 wings of universities are, first wing is teaching / education wing, second है आपका research wing, और थर्ड है आपका extension wing। ये बताने के पीछे मेरा कारण ये है कि तीनों चीज़ों को आप समझेंगे तो एक्सटेंशन को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि टीचिंग विंग क्या है। तो टीचिंग विंग का मतलब यह है कि जैसे आप लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, आप लोगों को BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, और ये डिग्री आपको कहाँ से मिल रही है, एग्रीकल्चर कॉलेज से मिल रही है। तो टीचिंग विंग किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो उसके अंतर्गत जो भी 12th पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, उनको हायर एजुकेशन के माध्यम से डिग्रीज देना, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे PhD की डिग्री हो। तो टीचिंग विंग का ये काम होता है, और इस टीचिंग विंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते हैं, मानव संसाधन पैदा करते हैं। क्योंकि आप लोग पढ़ के डिग्री यहाँ से प्राप्त करेंगे, और डिग्री प्राप्त करने के बाद आप फिर या तो यूनिवर्सिटी के टीचिंग के काम में आप लग जाएंगे, या एक्सटेंशन के काम में आप लग जाएंगे, या हो सकता है कि आप रिसर्च करने लगें। आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जो भी आपकी पोस्टिंग होगी आगे चल के, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ये टीचिंग विंग में आपको एजुकेशन कहाँ से मिल रहा है, कॉलेजेस से मिल रहा है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस या फिर हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस। अगर BSc हॉर्टिकल्चर में कोई एडमिशन लिया है तो उसके लिए हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी है, ठीक है। तो इसका कंट्रोलिंग बॉडी इन यूनिवर्सिटी इज डायरेक्टरेट इंस्ट्रक्शंस। जो कंट्रोलिंग बॉडी है टीचिंग विंग का, जो अपेक्स बॉडी है यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो कहलाता है डायरेक्टरेट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और ये इसको हेड कौन करता है, इसका हेड होता है डायरेक्टर इंस्ट्रक्शंस। जो मुख्य व्यक्ति होता है इस विंग का, वो डायरेक्टर इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। तो ये हो गया आपका टीचिंग विंग। इसके बाद जब हम बात करते हैं रिसर्च विंग,
तो विश्वविद्यालय का एक दूसरा मुख्य काम होता है रिसर्च करना। तो रिसर्च के माध्यम से क्या होता है, टेक्नोलॉजी जनरेशन, एग्रीकल्चर के फील्ड में नई नई तकनीक विकसित करना। और ये नई नई तकनीक किस प्रकार से विकसित की जाती है, जो फार्मर्स की नीड है, फार्मर्स या कृषकों की जो आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता के अनुरूप नए नए तकनीक विकसित किए जाते हैं अनुसंधान के माध्यम से। तो एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आपका रिसर्च विंग है, मतलब रिसर्च स्टेशंस भी हैं। तो यहाँ पे आप रिसर्च स्टेशंस को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने एडमिशन लिया है कॉलेज में, कहाँ पे लिया है, मर्रा। तो मर्रा कॉलेज का पूरा नाम क्या है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन, मर्रा, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है वो तो कॉलेज है ही है, साथ ही साथ रिसर्च स्टेशन भी है, मतलब वहाँ पे टीचिंग का भी काम हो रहा है और साथ ही आपका रिसर्च का भी काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं जो आपके प्रोफेसर्स हैं या जो साइंटिस्ट्स हैं, वो टीचिंग का भी काम कर रहे हैं और रिसर्च का भी काम कर रहे हैं। रिसर्च करके नए नए तकनीक विकसित करने की दिशा में भी वो काम कर रहे हैं। मतलब आपके कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, वहाँ पे 2 विंग काम कर रही है, ठीक है ना। और कभी कभी कुछ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ भी होती है। तो कुछ कॉलेजेस जो पुराने कॉलेजेस हैं वो तीनों विंग का काम कर रहे हैं, जो तीनों मेन फंक्शन है यूनिवर्सिटी का ना, चाहे एक्सटेंशन हो, टीचिंग हो, चाहे रिसर्च हो। तो इसके कंट्रोलिंग बॉडी कौन होता है, डायरेक्टरेट रिसर्च सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन, DRS, डायरेक्टरेट रिसर्च सर्विसेज। और इसको कौन हेड करता है, या हेड कौन होता है इस डिपार्टमेंट का, वो है डायरेक्टर रिसर्च सर्विसेज, ठीक है। तो ये रिसर्च विंग का मुख्य काम है। अब हमको मुख्य रूप से बात करनी है एक्सटेंशन विंग की, क्योंकि हमको इस सब्जेक्ट को समझना भी है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी का जो एक्सटेंशन विंग है उसका मुख्य फंक्शन क्या होता है, डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, फैलाव करना। जो भी टेक्नोलॉजीज रिसर्च विंग के माध्यम से विकसित किए जा रहे हैं, जो भी तकनीक रिसर्च विंग या अनुसंधान के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, उन तकनीकों को कृषकों तक पहुंचाना। और कृषकों तक हम क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि कृषक उन तकनीकों का उपयोग करके अपना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। और अल्टीमेट एम इसका क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब वो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा नए नए तकनीक को उपयोग करते हुए, उसका इनकम बढ़ेगा। और इनकम बढ़ेगा तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ उसका सोशल डेवलपमेंट भी होगा। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जब समाज में आपकी पूछ परख बढ़ जाती है तो वो सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और ये एक्सटेंशन का काम कौन करता है, मतलब डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के फैलाव के काम में कौन लगा हुआ है, कृषि विज्ञान केंद्र, KVKs का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये KVKs जो है आपके DS, डायरेक्टरेट एक्सटेंशन सर्विसेज के अंडर में होता है। मतलब एक्सटेंशन विंग का जो एपेक्स बॉडी है यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो कौन है, DS, डायरेक्टरेट। यहाँ पे देखिए आप लोग, डायरेक्टरेट एक्सटेंशन सर्विसेज। तो इसी डायरेक्टरेट एक्सटेंशन सर्विसेज या शॉर्ट में इसको हम DES बोलते हैं। तो इस DES के अंडर ही ये सारे KVKs काम करता है। मतलब इन KVKs को अपने एक्टिविटीज़ की सारी रिपोर्टिंग DS को करनी होती है। और फंडिंग या पैसे जो भी इनको मिलते हैं वो DS के माध्यम से ही सारे KVKs को मिलेंगे। और इस DS का जो हेड होता है, हेडेड बाय डायरेक्टरेट डायरेक्टर एक्सटेंशन सर्विसेज, जो इस विंग का जो हेड होता है। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसकी बात हमने पहले चालू की थी। लेकिन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन को अगर हमको समझना है तो ये जो 3 आपको टर्म्स दिख रहे हैं, एग्रीकल्चरल, देन एक्सटेंशन, देन फिर एजुकेशन, ये तीनों चीज़ों को आपको अलग अलग समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल। लेकिन इस एग्रीकल्चरल को समझने के पहले एग्रीकल्चर को भी हमको समझना है। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल इस बोथ आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, और इसके मीनिंग भी अलग अलग है। जब हम सेपरेट एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर मीन्स स्टडी ऑफ कल्टीवेशन और पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजिकल डिसेमिनेशन ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, ऑयलसीड क्रॉप्स। जब दलहनी तिलहनी फसलों
या फिर अनाज वाली फसलों के उत्पादन की हम बात करते हैं, या उससे संबंधित तकनीकों को किसको तक पहुंचाने की जब हम बात करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अब इसी में एग्रीकल्चर में या ये जो ई है उसको हटा के ए और एल हम जोड़ दें, तो इस ए और एल के जुड़ते ही इस एग्रीकल्चर में जो एलाइड सेक्टर्स हैं आपके, ठीक है, एलाइड सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन जो करते हैं, सेरीकल्चर हो गया आपका, कोसा उत्पादन जो करते हैं, ठीक है ना। इन सब सारी चीज़ों को जो हम जोड़ देते हैं एग्रीकल्चर के साथ, तो क्या बन जाता है, एग्रीकल्चरल। क्योंकि एग्रीकल्चरल यहाँ पे समझना क्यों आवश्यक था, क्योंकि हम जब भी एक्सटेंशन की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात नहीं, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की बात हम करेंगे। ठीक है ना। केवल हम ऑयल सीड, पर्ल्स और सीरियल्स से संबंधित टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचाए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, पूरा एग्रीकल्चरल है, उसमें हॉर्टिकल्चर के भी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है ना, मछली उत्पादन से संबंधित तकनीक भी आनी चाहिए उसमें, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से संबंधित चीज़ें भी उसमें होनी चाहिए। इन सारे चीज़ों के तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने की हम बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। ठीक है ना। तो एग्रीकल्चरल यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है। अब समझते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन, ठीक है ना। द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन was first coined in the year 1873 by Cambridge University in England। ठीक है ना। जो टर्म एक्सटेंशन है उसका सबसे पहले उपयोग किया गया था 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है ना। द वर्ड एक्सटेंशन इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन रूट्स, मतलब ये लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन कौन से लेटिन वर्ड से, एक्स और टेंसियो। एक्सटेंशन को अगर आप बाइफर्केट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस टेंसियो। ठीक है ना। ये दोनों क्या है, लेटिन वर्ड से। तो एक्स का मतलब क्या होता है, आउट, आउट मतलब बाहर, और टेंसियो का मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फैलाव। ठीक है ना। तो एक्सटेंशन को हम क्या बोल सकते हैं, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फैलाव। बाहर की तरफ किसका फैलाव, जब हम उसमें एग्रीकल्चरल जोड़ देंगे तो हमारा मीनिंग क्लियर हो जाता है। एग्रीकल्चरल जोड़ने से जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे रिसर्च विंग के माध्यम से विकसित किए गए हैं, उन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज का बाहर की ओर फैलाव करना। तो बाहर कौन लोग बैठे हुए हैं, बाहर कौन है, फार्मर्स है, उन टेक्नोलॉजीज को फार्मर्स तक पहुंचाना। ठीक है ना। ये सिंपल और सीधा सा मीनिंग होता है आपका एक्सटेंशन का। इट वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके जो जेआरएफ वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसका क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया था। ये जो वर्ड एक्सटेंशन है उसको पहले किस तारतम्य में यूज़ किया गया था, किस कारण से यूज़ किया गया था, तो इसको पहला, सबसे पहले जो यूज़ हुआ था वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए यूज़ हुआ। मतलब जो आजकल आप लोगों ने सुना होगा डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, जो क्लास में आके पढ़ना ना चाहे, बाहर से भी अगर पढ़ना चाहे, ठीक है ना, दूरस्थ शिक्षा जिसको बोलते हैं ना, तो वैसे लोगों के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए एक्सटेंशन वर्ड का यूज़ किया गया था, जो रेगुलर स्टूडेंट्स ना हो लेकिन बाहर से वो पढ़ाई करना चाह रहे हो, डिग्री प्राप्त करना वो चाह रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट आप देखिए, एक्सटेंशन वर्क वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पहले एक्सटेंशन वर्क की हम बात करें, प्रसार कार्यों का काम जो चालू हुआ था वो यूएसए से चालू हुआ था। ठीक है। द वर्ड एक्सटेंशन सिग्निफाइज एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एक्सटेंशन को दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। क्योंकि इस एक्सटेंशन के माध्यम से हम कृषकों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे एजुकेशन लेने आए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एजुकेशन लेने आए हैं तो आप लोगों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, आप लोगों का एज ग्रुप समान है, सभी लोग 12वीं पास करने के बाद फिर यहाँ पे एडमिशन लिए हो, ठीक है ना। मोर और लेस आप लोगों में समानता है ना सारे लोगों में। लेकिन जब हम किसानों की बात करते हैं तो किसान यंग एज का भी हो सकता है, मिडिल एज हो सकता है, ठीक है, ओल्ड एज हो सकता है। यहाँ पे एज डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, उनके जो क्वालिफिकेशंस है, एजुकेशन का जो लेवल हो वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कोई हो सकता है कि लिटरेट हो, कोई हो सकता है कि 5वीं पास हो, कोई 10वीं पास हो,
यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट फार्मर्स भी हमको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनमें क्या है, हिट्रोजिनिटी है, हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन। लेकिन जब आप लोग क्लासरूम एजुकेशन की बात करते हैं, क्लासरूम एजुकेशन मतलब क्या हुआ, स्कूल के बच्चे जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं या कॉलेज के बच्चे जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं, क्या हुआ, क्लासरूम एजुकेशन हो गया। लेकिन हम यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्कूल से बाहर दी जाने वाली शिक्षा, जो शिक्षा किसानों को दी जाती है, ठीक है ना। वहाँ पे एज उनका समान नहीं है, एजुकेशन का लेवल उनका समान नहीं है, उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी समान नहीं है। ऐसे लोगों को जो शिक्षा दी जाती है वो क्या कहलाता है, आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। क्लियर है। डॉक्टर जे पॉल लिगन्स, जेपी लिगन्स यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं आप, डॉक्टर जेपी लिगन्स मतलब जे पॉल लिगन्स ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं ये। इनको फादर ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है, ठीक है, इनको फादर ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है। वेयर इज डॉक्टर के एन सिंह इज नोन एज फादर ऑफ एक्सटेंशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो डॉक्टर के एन सिंह जो है उनको फादर ऑफ एक्सटेंशन बोला जाता है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चरल आपने समझा, एजुकेशन आप एक्सटेंशन आपने समझा। अब एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन सभी लोग एजुकेशन प्राप्त करके आए हो, 12वीं तक का एजुकेशन तो सभी लोगों ने प्राप्त किया है। इसके बाद आप डिग्री प्राप्त करने आए हो तो डिग्री भी आपका एक अलग तरीके का एजुकेशन है, जो यहाँ पे आप प्राप्त करने के लिए एडमिशन लिया है कॉलेज में, ठीक है ना। तो एजुकेशन को अगर एक लाइन में अगर हम डिफाइन करें तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मतलब मानव स्वभाव में वांछित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है, ठीक है ना। मानव स्वभाव या मानव व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, वांछित का मतलब क्या हुआ, जैसा हम चाह रहे हैं उस प्रकार का परिवर्तन उनमें आना चाहिए, तब वो डिजायरेबल चेंज होगा, ह्यूमन बिहेवियर। अब यहाँ समझने की आवश्यकता है कि बिहेवियर क्या है। ये डे टू डे लाइफ में आप लोग बिहेवियर वर्ड बहुत बार यूज करते होंगे, लेकिन कभी आपने समझने की कोशिश किया कि आखिर ये बिहेवियर होता क्या है, ठीक है ना। तो बिहेवियर के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड। जो बिहेवियर है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, स्किल होता है, नॉलेज और एटीट्यूड। ये 3 चीज मिलके किसी व्यक्ति का बिहेवियर बनाता है। आपका स्किल, स्किल मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी भी चीज को करने की जो क्षमता है वो आपका स्किल कहलाता है। नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में आप कितना ज्ञान रखते हैं वो नॉलेज है। और एटीट्यूड का मतलब क्या है, एटीट्यूड मीन्स होता है कि आप किसी चीज के प्रति आपकी सोच क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज के बारे में आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, निगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तो ये एटीट्यूड आपका फॉर्म करने की स्थिति में रहते हो। कोई भी नया चीज जिसको आप पहचान नहीं रहे हो वो दिखा दे और उसके बारे में कोई पूछे कि इसके बारे में आप क्या सोचते हो, आप उस समय आंसर देने की स्थिति में रहेंगे क्या, बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं, तो क्या बताएंगे आप। तो आप एटीट्यूड तभी फॉर्म कर पाएंगे जब उसके बारे में आपको नॉलेज हो या उसके बारे में आपको स्किल हो, उस चीज़ को आप कर सकते हो, तब आप एटीट्यूड फॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने एडमिशन लिया है, 12वीं तक की पढ़ाई आप सभी लोगों ने किया है, ठीक है। तो आप लोगों का एक बिहेवियर है, बिहेवियर मतलब क्या है, कि स्किल है, एक लेवल ऑफ नॉलेज है, एक एटीट्यूड है। तो जितना ज्ञान आपने 12वीं तक प्राप्त किया है, ठीक है ना, उसके आधार पे आप किसी चीज़ को करने की क्षमता रखते हो, ठीक है ना, किसी चीज़ के बारे में आप ज्ञान रखते हो, और इस क्षमता और ज्ञान के आधार पर ही आप अपना एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। अब जब आप यहाँ पे एडमिशन ले लिए हो पीएससी एग्रीकल्चर में, तो 4 साल बाद जब आप डिग्री करके यहाँ से निकलोगे तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बिहेवियर चेंज होने का मतलब क्या हुआ, कि आपका स्किल चेंज हो जाएगा। स्किल कैसे चेंज होगा, ये सब डिजायर्ड वे में होगा ना, डिजायर्ड डायरेक्शन मतलब वांछित दिशा में होगा। वांछित दिशा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरे 4 साल में जो भी जितने सेमेस्टर्स होंगे, उन सेमेस्टर्स में जो भी कोर्सेज आप पढ़ोगे पहले से प्री डिजाइंड है, वो वही चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक मतलब निश्चित दिशा में आपका बिहेवियर चेंज किया जा रहा है, मतलब आपको वो सारे ज्ञान आपको दिए जा रहे हैं पढ़ाई के माध्यम से। थ्योरेटिकल जब पढ़ाई होगी तो नॉलेज होगा आपको,
प्रैक्टिकली जब आपको पढ़ाया जाता है तो आप में स्किल आती है उस चीज़ को करने की। तो आप स्किल भी आ गया, नॉलेज भी आ गया, और इस नॉलेज और स्किल के हिसाब से आप एटीट्यूड फॉर्म करने की स्थिति में होगे। जब 4 साल बाद जब आप डिग्री कंप्लीट करोगे, तो आज जो आपका बिहेवियर है, आज आपका स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड है, वो 4 साल बाद जस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? आपका स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एजुकेशन प्राप्त कर लिया। काहे का एजुकेशन प्राप्त कर लिया आपने? बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री आपने प्राप्त कर ली। ठीक है? अब एजुकेशन को अगर हम देखें तो कितने प्रकार से होता है? ये 3 प्रकार का एजुकेशन होता है। ठीक है? एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, और तीसरा होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है ना? फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? स्कूल एजुकेशन, जो एजुकेशन आप लोग प्राप्त कर रहे हो वो फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। आपको रेगुलर क्लास करना है, आपका जो एज ग्रुप है वो 18-20 के अराउंड होना चाहिए। ठीक है ना? मतलब उतने एज का व्यक्ति ही 12वीं पास करके आता है। आप 12वीं पास करके आओगे और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप करके आओगे, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आपको सारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम पास करने हैं, तब जाके आपको डिग्री मिलेगी। इसलिए क्या है, ये फॉर्मल एजुकेशन। एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या हो गया हिंदी में? औपचारिक। ये क्या हो गया? अनौपचारिक। ठीक है ना? तो इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब कि आप डे टू डे लाइफ में जो सीखते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में जो आप सीखते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो सीखते हो, इवन अगर हम कहीं टहलने निकल जाएं तो टहलते टहलते जो चीज़ें देख के हमको सीखने को मिलती है, ठीक है ना, वो सब आपका कहलाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है ना? तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इस नॉन फॉर्मल एजुकेशन को समझने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। एक्सटेंशन एजुकेशन कम्स अंडर नॉन फॉर्मल काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ठीक है? तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि ये आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है। यहाँ पे एज का कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका करिकुलम फिक्स्ड होता है कि पहले सेमेस्टर में आपको इतने कोर्स पढ़ने हैं, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, पूरे 4 साल में ये चीज़ें पढ़नी है। लेकिन जब हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन या एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे करिकुलम फिक्स्ड नहीं होता है। यहाँ पे करिकुलम बनाया जाता है एज पर द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। किसानों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के आधार पे करिकुलम बनाया जाता है कि किसानों को क्या पढ़ाने की आवश्यकता है, क्या सिखाने की आवश्यकता है जो उनकी समस्याओं को दूर कर सके। ठीक है ना? तो यहाँ पे करिकुलम फिक्स्ड नहीं होता है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। एक्सटेंशन कम्स अंडर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है ना? विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है? अब मुझे लगता है कि आपको एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा इन तीनों चीज़ों को बताने के बाद। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन क्या है। ठीक है ना? तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड न्यू नॉलेज टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थ्रू फार्मर्स एजुकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ कि किसानों को शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से जो भी तकनीक अनुसंधान के द्वारा विकसित किए गए हैं, उनको एग्रीकल्चर में या कृषि में उपयोग करवाना। ठीक है ना? तो उपयोग करने वाला कौन है? किसान है। तो किसानों को इसके लिए हमको शिक्षित करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर नई टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है, तब जाके वो अपने खेतों में उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चालू करेंगे। ठीक है ना? तो यही इन शॉर्ट एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है। ठीक है ना? या दूसरे शब्दों में आप इसको बोल सकते हैं डिसिमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज एंड न्यू नॉलेज अप टू द फार्मर्स फॉर देयर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। ठीक है? जो भी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज है, कृषिगत जो आपके तकनीक हैं या नए ज्ञान है कृषि के क्षेत्र में, उस ज्ञान को, उन तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना, ताकि उनका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, सामाजिक आर्थिक बदलाव उनमें आ सके। ठीक है? तो ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों का क्लियर हो गया। तो हम लोग बात कर लें कि यहाँ पे हम
इस सेमेस्टर में जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। कोर्स टू बी स्टडीड इन फर्स्ट सेमेस्टर, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्स आप लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मेजर कोर्स ग्रुप क्या है आपका, या मेजर सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, ठीक है ना। इस एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सब्जेक्ट ग्रुप के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, AEXT 5111। क्लियर है? तो ये AEXT 5111 आप लोग पढ़ रहे हैं। इसका क्रेडिट आवर्स क्या है, क्रेडिट ऑफ द कोर्स इज 2+0, ठीक है ना। 2+0 का मतलब क्या हुआ, पहले भी आप लोग को बताया गया था। 2 यहाँ पे जो भी रहेगा वो थ्योरी का रहता है, और यहाँ पे जो रहता है वो प्रैक्टिकल का रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 क्रेडिट थ्योरी का है, 2 क्रेडिट आपका किसका है, थ्योरी का है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल का एक भी क्रेडिट नहीं है, मतलब इस कोर्स में प्रैक्टिकल नहीं है, केवल थ्योरी है, वो भी